हेलो गाइस, बात करते हैं ओम्स लॉ की। क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज पढ़ने वाले हम ओम्स लॉ। ओम्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर अपना एक लॉ दिया था और उस लॉ को क्या था वो लॉ, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the difference across the ends of a conductor provided that the configuration, length, area of cross section, temperature and the conductor remains unchanged. It means the current flowing through a conductor is directly proportional किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस टू द एंड्स। बट उन्होंने ये भी कहा कि जो कंडक्टर की लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेम्परेचर है, जो भी कंडक्टर का टेम्परेचर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, लेंथ हो, वो अनचेंज्ड रहेंगे, उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, दोनों ही एक ही केस है। क्या? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट सेड बाय ओम whether the length, area of cross section, temperature of a conductor remains unchanged। कंडक्टर का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ये सभी बदलेंगे नहीं, अनचेंज्ड रहेंगे। फिर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आपको पता होगा जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करूँगा तो यहाँ आ जाएगा R को हमने स्टूडेंट्स क्या बोला है? रेसिस्टेंस। क्या है? एक नया टर्म आ गया, क्या है? रेसिस्टेंस। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR, जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। वेदर R इज नोन एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है। अब एक नया टर्म आपको मिल गया, रेसिस्टेंस, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। Here R is the proportionality constant and known as resistance of the conductor। डिस्कशन, अगर मैं ओम्स लॉ पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, क्या है ओम्स ने क्या कहा? स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट्स एंड्स कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। उन्होंने कहा जो भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के जो उसके अक्रॉस में लगे हुए हैं। बट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी रहेंगी? अनचेंज्ड रहेंगी। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड देन द करंट विल ऑल्सो इंक्रीज्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स ही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या है? अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके सामने वाली जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो भी इंक्रीज होगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दोनों आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजेज देन द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो increases। if the potential difference is decreases then the electric current is also decreases। if the potential difference is zero then the electric current flowing through the conductor is also zero। it is true because if V is increases then the work done is moving the electron in a conductor increases, hence the current in the conductor increases। okay, नेक्स्ट, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अभी जो टर्म हमारा जो नया आया ओम्स लॉ से, जो एक रेसिस्टेंस वर्ड आया, रेसिस्टेंस है क्या, उसको पढ़ने वाले हैं। रेसिस्टेंस क्या है? सिंपली इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और सिंपली रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ प्रॉपर्टी। क्या है स्टूडेंट्स? एक प्रॉपर्टी है टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या टू फ्लो अपोज टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। मीन्स सिंपली क्या?
जो भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को ही रोके, बीच में बाधा डाले उसके फ्लो होने में, उसे अपोज करे, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। सिंपली में आप अपनी लैंग्वेज में ही बोल सकते हो, रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी टू अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू एनी कंडक्टर। ओम्स लॉ से क्या था? V इक्वल टू आई आर, यही तो फाइंड आउट किया था हमने जस्ट अभी। तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, यानी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मीन्स इसकी अनदर डेफिनेशन भी आप ये बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करेक्ट है? इन दोनों के रेशियो को ही हमने क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं इन दोनों के रेशियो को, पोटेंशियल difference. The ratio of the potential difference across the ends of a conductor to the electric current flowing through it is known as resistance of a conductor. Resistance is a scalar quantity. Resistance एक scalar quantity होती है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला हमें अभी जस्ट मिला है, क्या है? R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या थी जो मैंने लास्ट वीडियो तक पढ़ाई थी? क्या थी? वोल्ट थी। और इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती? एम्पियर। तो V अपॉन ए, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो गई? V अपॉन ए, यानी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, या सिंपली आप इसे ओम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। करेक्ट है? लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं? ओम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओम, OHM। क्योंकि ओम हमने इसका रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट इसलिए दी क्योंकि जो ओम साइंटिस्ट थे उन्होंने ओम्स लॉ दिया और वहीं से रेसिस्टेंस जो टर्म है वो आया। और रेसिस्टेंस टर्म को हमने, जो उसकी ऐसा यूनिट है वो भी हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी? ओम से कर दी। और इसका एक ग्रीक लेटर है जिससे इसे क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं, जैसे ये ओम। ऐसे इसका बनाने का तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 1 ओम इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम क्या हो सकता है? अगर कहा किसी भी कंडक्टर का 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा, तो आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through the conductor by applying a potential difference of 1 volt across its ends। आ गया? आप सिंपली क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस 1 ओम रेसिस्टेंस, 1 ओम रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का जब होगा जब उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा। It means the resistance is said to be 1 ohm. A good conductor is one that has low resistance। जितना अच्छा गुड कंडक्टर होगा, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं, जितना ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होगा उतना ही उसका रेसिस्टेंस लो होगा। और जितना ही बैड मॉडरेट कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर नहीं कह सकते, मॉडरेट कंडक्टर कह सकते हैं ना, तो उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। जैसे आयरन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो इन कंपैरिजन टू द कॉपर एंड सिल्वर कैसा होगा? हाई होगा। ऑन द अदर हैंड अ गुड कंडक्टर हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस। ओके, कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स जिन पर कंडक्टर जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड्स करता है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फॉलोइंग फैक्टर्स कौन से हैं जिस पे आपका रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है इस पर टोटली डिपेंड कौन करेगा? रेसिस्टेंस करेगा। देन वी कॉल एज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको हमने दे दिया 0.1 या इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
क्रॉस सेक्शन आप समझते होंगे, जैसे एक कंडक्टर है तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो रेसिस्टेंस एरिया पे कैसे है, डिपेंड्स कैसे है, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड तो है बट कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है अगर रेसिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। ओके, ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। और थिक वायर, देखो ये डायरेक्टली कह भी रहा है, थिक वायर हैज़ लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज कम्पेयर टू थिन वायर। जो थिक वायर होते हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है थिन वायर्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। हैंस रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ थिन वायर विल बी मोर देन द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ थिक वायर ऑन द सेम लेंथ। हैंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली इन थिक वायर्स देन इन द थिन वायर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो होते हैं एक थिक वायर में, जितना मोटा वायर होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो करेंगे। एज अ रिजल्ट करंट विल बी मोर इन थिक वायर इन कंपेरिजन टू द थिन वायर। ओके, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा वायर आपका थिक होगा उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो भी करेगा। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ R1 इज द रेसिस्टेंस, the experimentally it has been found that the resistance of a conductor increases with the rise in temperature of the conductor. ओके, क्या बोला इसने, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ता चला जाएगा विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इट मीन्स अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है तो उसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से ये निकल के आया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है, उस पर भी आपका रेसिस्टेंस कुछ डिपेंड करता है। कैसे है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किस मटेरियल का, कौन से मटेरियल का आपका कंडक्टर जो है वो बना हुआ, उस पर भी जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल पे, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज लेस देन द एल्यूमिनियम वायर। अगर एल्यूमिनियम वायर में और कॉपर वायर में अगर कंपैरिजन करते हैं तो कॉपर वायर का जो रेसिस्टेंस है वो इन कंपैरिजन टू द एल्यूमिनियम वायर कम होगा। सेम डायमेंशंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दोनों का ही टेम्परेचर सेम हो, डायमेंशंस भी सेम हो, तो रेसिस्टेंस जो होगा वो वरी करेगा दोनों ही कंडक्टर के बीच में। कौन से लिए हमने, एक कॉपर एक एल्युमिनियम। अगर मैं पहले रिलेशन को सेकंड वाले रिलेशन को कंबाइन करूँ तो कुछ नई वैल्यू निकल के आ जाएगी। कंबाइनिंग 1 and 2, तो कंबाइन करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अभी जस्ट पढ़ा, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी रखा। मैंने दोनों को इसमें पुट कर दिया तो मेरी वैल्यू आ गई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ एक और नया वर्ड आ जाएगा, रो। क्या आ जाएगा, रो। ऐसे P की तरह बनता है रो, या ऐसे बना दो आप, ये रो का साइन है। किसका साइन है स्टूडेंट्स, रो। क्या बोलेंगे, रो। देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ, सिंपली रो, RHO, RHO, रो। R equal to rho L/A, where rho is a constant of proportionality. It is known as resistivity. यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया, रो निकल के, और रो को हमने क्या बोला है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इट इज नोन एज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। द रेसिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस। ओके, अगर सिंपली देखा जाए तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर एंड
टेम्परेचर। इस पर कौन डिपेंड्स होता है? आपका रेसिस्टेंस डिपेंड्स है। और यहाँ से हम एक नया फॉर्मूला भी फाइंड आउट करके आए हैं और वो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो is the constant of proportionality known as resistance or known as resistivity or specific resistance. Now the term is resistivity और specific resistance। अभी जस्ट फाइंड आउट करके आए हम रेसिस्टेंस फॉर्मूले से कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी थी हमारी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थी। तो अगर उसी इक्वेशन से देखा जाए, उसी फॉर्मूले से देखा जाए तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए था हमारा। अब मुझे ये रहा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं यहाँ से रो को फाइंड आउट करूँगा तो रो की वैल्यू इधर आ जाएगी, दो वैल्यू ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी R A अपॉन एल। ओके, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। यानी आपको अगर पूछा जाए कि रेसिस्टिविटी क्या है तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप क्या बता देंगे? रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ द conductor. Resistivity of a material of the resistance offered by a conductor of that material having unit length and unit area of cross section. रेसिस्टिविटी ना ही लेंथ पे डिपेंड करती और ना ही डिपेंड करती एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। फिर रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेसिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। रेसिस्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। अब मटेरियल आपने कैसे ले लिया? जैसे कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ये मटेरियल ही तो है। तो इन मटेरियल की खुद की रेसिस्टिविटी होती है। तो रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, देखो अभी जस्ट मैंने बोला वो ये कह रहा है क्या? रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है? वे थिक एंड थिन वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग सेम रेसिस्टिविटी। अगर कोई वायर आपका थिक यानी मोटा है, कोई वायर आपका थिन यानी पतला है, दोनों ही सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो दोनों की रेसिस्टिविटी कैसी होगी? सेम होगी। अगर सेम मटेरियल के हैं तो दोनों ही, जैसे कॉपर के, आप कॉपर का एक मोटा वायर ले लिया, एक पतला वायर ले लिया, तो दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी, दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। बट रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे। Hence different conductors, insulators and alloys have different resistivities। इसीलिए जितने भी different कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं या अलॉयज होते हैं, उन सब की वे रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होती हैं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये रहा, ये जो मैंने फाइंड आउट किया है, ये किसका फॉर्मूला है? रेसिस्टिविटी का है। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी अगर फाइंड आउट करते हैं यहाँ से तो फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब आर की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। क्या आ गई? ओम मीटर। बिकॉज एक मीटर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर। द ऐसा यूनिट ऑफ रो यानी रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। कैसे डिपेंडेंस है रेसिस्टिविटी के टेम्परेचर पे? अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें आपके सामने ये जो है कि फॉर अलॉयज अल्फा इज 0, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर इंसुलेटर्स अल्फा इज नेगेटिव। ऐसे कुछ खास है नहीं है टेम्परेचर पे ये वाला, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी क्या है, वो कौन से दो नेचर पर डिपेंड करती है। तो आप सिंपली कैसे कह देंगे? द नेचर ऑफ द मटेरियल। एक तो रेसिस्टिव डिपेंड करेगी नेचर पे, मटेरियल का नेचर कैसा है, और दूसरा टेम्परेचर पे। ओके, टेम्परेचर पे भी डिपेंड्स करती है आपकी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, ओम पर मीटर। मीन्स क्या है? देखो रेसिप्रोक कंडक्टिविटी वगैरह जो है वो आगे आप फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं, या फिर 11th क्लास 12th क्लास में बाद में भी आता है कंडक्टिविटी क्या है। रेसिप्रोकल, अगर रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करते हैं तो कंडक्टिविटी हो जाती है, लेकिन अभी ये कोर्स में आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम भी इसको डिस्कशन नहीं करने वाले इसके ऊपर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन देखो
अगर मैं कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस हम पढ़ के आए हैं, अगर मैं उनका कॉम्बिनेशन कर दूं, एक रेसिस्टेंस के साथ दूसरा जोड़ दूं, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ऐसे बहुत सारे रेसिस्टेंस अगर मैं किसी सर्किट में लगाता हूं तो क्या है, तो कॉम्बिनेशन जनरली आपके टू टाइप्स के हैं, एक तो है सीरीज और एक है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों के फॉर्मूले आते हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में पक्का न्यूमेरिकल्स आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में से पक्का मिलता है। लेट अस कंसीडर, मैंने क्या किया, R1, R2, R3 कोई भी कंडक्टर के 3 रेसिस्टर हैं अलग अलग, R1, R2, R3, जो आपको ये जो सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने क्या किया है, एक वायर लिया, वायर के साथ 3 रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया और नीचे क्या ऐड कर दिया, सेल ऐड कर दिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए। इसके बीच मैंने क्या करा, लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी मैंने सेल लगा दिया, V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस R1, R2 एंड R3। अब R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 का V2 और R3 का V3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 ये सब मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम ओम्स लॉ भी जस्ट पढ़ के आए, अगर मैं यहाँ वो यूज़ करता हूँ तो V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, तो मैंने IR1, IR2, IR3 यहाँ से बन गया, यानी कॉम्बिनेशन यहाँ से क्या निकल के आ गया, V इक्वल टू IR3। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा बेटर समझ में आता है और ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे बार बार रिपीटेशन करके देखो, थोड़ा सा ही माइंड अगर यहाँ लगाते हैं तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूटिंग करूँ ऑल द वैल्यूज़, तो मेरी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, IR1 यानी IRS का मतलब क्या, IRS का मतलब है, ये S का मतलब तो सीरीज़ है, तो यहाँ पे देखो वही शो कर रहा है, IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेसिस्टेंस सीरीज़ में ऐड हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तीनों रेसिस्टेंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मैं यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया, सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट में मैंने क्या करा है, सभी रेसिस्टेंस को किसके साथ ऐड कर दिया, पैरेलल ऐड किया है। फर्स्ट इस ये रहा, सेकेंड, थर्ड, अलग अलग तरीके से मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि भाई सेम उसी तरीके से है, यहाँ के जो करंट है वो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज I जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 2 और 1 3, ऐसे तो जा रहा है, तो I1, I2 और I3, तो 3 ले लिए। फॉर्मूला हमने क्या ओम्स को नियम से, मतलब सीरीज़ वाले से क्या था, मतलब I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो I यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल ही तो है, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो गया वो इनके इक्वल है। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तीनों रेजिस्टेंस को मैंने इस पर वैल्यू में रख दिया। I1 का फॉर्मूला ये हो गया, I2, I3 का ये हो गया। फर्दर जो फॉर्मूला मेन क्या है, I इक्वल टू V अपॉन R P, P का मतलब पैरेलल। अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं वैल्यूज़ को तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, फर्दर बाद में 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप ध्यान देना इस चीज़ों को, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी जो मैंने जस्ट ये जो फॉर्मूले निकल के आए यहाँ से, ये फॉर्मूले बेसिकली तरीके से तो बोर्ड पर ही समझ में आएंगे, क्लासरूम में बोर्ड हो वहाँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन तब भी मैंने कोशिश करी है। आप चाहो तो इस वीडियो को एक एक 2 बार 3 बार स्किप करके बाद में रिपीट करके देख लेना, हो सकता है आपके समझ में आए। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं इसके लिए सीरीज़ और पैरेलल के ऊपर आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स में समझा दूंगा कि कैसे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट होके आई। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना आप कैरी करो, तब तक के लिए गुड बाय।